नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर विनोद आसुदानी और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मैं राजेश आसुदानी रकीब। राजेश जी। बहुत बहुत स्वागत आपका थ्रू लिटरेरी लेंस के इस अंक में। धन्यवाद विनोद जी। दोस्तों, आज हम एक कहानी संग्रह पर बातचीत करने वाले हैं और ये कहानी संग्रह राजेश जी के लिए और मेरे लिए तो बहुत विशेष है। जी हाँ, वो इसलिए कि हमारे बड़े भ्राता डॉक्टर घनश्याम आसुदानी द्वारा यह कहानी संग्रह लिखा गया है और हाल ही में किंडल अमेज़न पर प्रकाशित भी हुआ है। यह दूसरा कहानी संग्रह है, घनश्याम जी का दूसरा कहानी संग्रह है जिसका नाम है अंधेरों का आदर। जी बिल्कुल, नाम से ही कुछ सोचने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं, अंधेरों का आदर। तो मैं राजेश जी, आपने इस संग्रह को अपनी नज़र से पढ़ा है, अपने अप्रोच से पढ़ा है, तो मैं चाहूंगा कि इस संग्रह के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताओ कि अंधेरों का आदर, यह टाइटल या यह शीर्षक किस बात की तरफ संकेत करता है? जी विनोद जी, ये कहानी संग्रह जैसा कि पिछले महीने ही ये विमोचन हुआ है इसका, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने इसकी विवेचना प्रस्तुत की थी। और ये जो अंधेरों का आदर है, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, कुछ तो अंधेरों की बात हो रही है। तो ये जो 15 कहानियां इसमें संकलित हैं डॉक्टर घनश्याम आसुदानी जी की, इन 15 की 15 कहानियों में विनोद जी जो मुख्य पात्र है या पात्री है, वो विकलांग है, अच्छा, दिव्यांग है, या यूं कहूं कि वह दृष्टिहीन है। जी। तो उनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। उनकी जिंदगी किस तरह से छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक उनको एक संघर्ष करना पड़ता है अपनी विकलांगता की वजह से, इसका चित्रण बखूबी लेखक ने अलग अलग कहानियों द्वारा किया है और बड़े गहन प्रश्न उपस्थित करती हैं ये कहानियां। यानी मैं ये कहूं कि विकलांग विमर्श जो साहित्य में धीरे धीरे प्रस्तापित हो रहा है, तो उस संदर्भ में इस पुस्तक का अत्यंत महत्व है। बिकॉज ये जो किताब है, ये विकलांग विमर्श की दृष्टि से अगर हम देखें, उस तरीके की इसकी विवेचना करें, तो मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिकॉज आई बिलीव राजेश जी, देयर आर वेरी फ्यू बुक्स दैट आर इंटायरली devoted to the portrayal and depiction of disability issues. Yeah, it's one of its own kind book, I should call it. बहुत ही विरले आपको ऐसी किताबें मिलेंगी कि सारी की सारी कहानियां जो हैं, वैसे तो आप यूं देखें तो फिक्शन में कहानियों में कहीं विकलांग पात्र आते ही नहीं, बहुत कम आते हैं, और बाय चांस कहीं आते भी हैं तो या तो वो उनका चित्रण जो होता है, वो एक समग्र दृष्टि से नहीं होता कि एक विशिष्ट तरीके से होता है। या तो आप विकलांग को भगवान के समकक्ष खड़ा कर देते हैं, या उसको बिल्कुल ही आप हेय दृष्टि से देखते हैं। जैसे इवन प्रेमचंद जैसे साहित्यकार, जब उनका जो सूरदास नाम का जो पात्र है, रंगभूमि का प्रन्यास है, जो प्रारंभ ही ऐसा होता है कि अंधे व्यक्ति का ना तो कोई नाम होता है, ना ही उसका काम होता है। नाम होता है अंधा और काम होता है सूरदास, और काम होता है भीख मांगना। नाम है सूरदास। तो इस प्रकार का जब दृष्टिकोण एक इतने बड़े साहित्यकार की तरफ से आता है, तो मुझे तो हास्यास्पद लगता है। या उन्होंने उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया होगा रियलिस्टिक रूप में, वास्तवतावादी। एक अच्छा साहित्यकार एक दृष्टा भी होता है, एक साहित्यकार भी होता है, एक दार्शनिक भी होता है। He transforms the reality rather than just laying down the reality before us. So, उस पर कभी बात करेंगे प्रेमचंद जी की इस नॉवेल पर। अब घनश्याम जी ने 21वीं सदी में ये लिखा है, अभी लिखा है, तो मैं ये कहूंगा इसमें जो उन्होंने चित्रण किया है विनोद जी, तो मैं तो पहले ये कहूंगा कि इस 15 कहानियों को आप विषय वस्तु के दृष्टि से कैसे देखते हैं? पहले विषय वस्तु, जैसा मैंने कहा कि एक विकलांग जीवन में जो अलग अलग उसके जो पक्ष हैं, एक ऐसी भी कहानियां हैं जो साधारण चीजें बाकी लोगों को जो मयस्सर हैं आसानी से, वो एक विकलांग को मयस्सर नहीं होती, उसका चित्रण है। प्रेम कहानियां तो बिल्कुल हैं, 15 में से 5 या 6 कहानियां मैं कहूंगा कि प्रेम कहानियां हैं। और एक प्रेम किस तरह अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग परिस्थितियों में विकलांग व्यक्तियों के जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, जैसा कि बाकी व्यक्तियों के जीवन में भी मचाता है। लेकिन विकलांगता उसमें भी एक कहीं बाधक भी सिद्ध होती है। एक पीहू नाम की कहानी जो है, वो बड़ी ही मनोवैज्ञानिक कहानी है। उसमें जो पीहू लड़की है, वो सनेत्र है, उसने एक नेत्रहीन व्यक्ति से प्रेम तो किया, शादी भी कर ली, पर जैसे ही शादी की
तो वो जो दृष्टिबोध कहूं मैं उसको इनसाइट मिली कि साइट इज वेरी रिलीवेंट। बिना साइट के तो मेरी तारीफ कैसे करेगा, मेरे श्रृंगार की तारीफ नहीं, मेरे तो फाइनली शी डिसाइड्स टू लीव द हाउस, मैट्रिमोनियल हाउस, शी डेजर्ट्स हिम। ये एक बड़ी अलग तरह की कहानी। इंसिडेंटली राजेश जी, मुझे D.H. लॉरेंस की एक स्टोरी याद आ जाती है, उसका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो लड़की भी एबल बॉडीड होती है और एक आर्थोपेडिकली जिसके पैर नहीं होते ऐसे लड़के से प्रेम करती है, और अंततः जब फैसले की घड़ी आ जाती है तो वो पीछे हट जाती है, और वो लड़का, उस कहानी के आखिरी शब्द मुझे याद आ रहे थे, why did you keep on coming, why did you keep on coming, and he became depressed। और यहाँ तो इससे भी आगे की बात है विनोद जी, शादी हो जाती है जी, और शादी के प्रथम दिन और प्रथम रात्रि से लेके पीहू को ये बात परेशान करती है कि उसका पति देख नहीं पाता, और हमें ये दिखाया गया कि वो कि अरेंज्ड मैरिज नहीं है, वो एक लव मैरिज ही है। तो इस कहानी के लिए मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा लेखक को कि उन्होंने इस तरह मनोवैज्ञानिक चित्रण जो किया है वो बहुत काबिल तारीफ है। बाकी कहानियां, प्रेम कहानियों पर हम फिर आते हैं थोड़ी देर में जी। और मैं ये चाहूंगा कि आप चरित्र चित्रण की दृष्टि से कि जो इसके चरित्र हैं वो कितने रियलिस्टिक हैं, कितने फिक्शनल हैं, किस हद तक पाठकों को मुतासर कर सकते हैं। जी, मुतासर तो जरूर करेंगे। एक मैं कहूंगा कि सारे पुरुष पात्र हैं, काजल कहानी को छोड़ के, मुख्य पात्र पुरुष पात्र हैं। पीहू जो मुख्य पात्र है वो विकलांग नहीं है, पर वो सनेत्र है, पर वो विकलांग से शादी करती है, तो ये मैं कहूंगा इनको छोड़ के बाकी जनरली पुरुष पात्र हैं। और बहुत सारे पात्र काल्पनिक प्रतीत नहीं होते हैं विनोद जी, बहुत सारे पात्र वास्तविक प्रतीत, कहीं ना कहीं रियलिटी से उनको उठाया गया है, मतलब राजेश जी आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि कहानीकार स्वयं जन्म से नेत्रहीन हैं, तो उनके जीवन के जो अनुभव हैं या अनुभूतियां हैं वो सारी की सारा किसी न किसी तरीके से कलात्मक ढंग से, साहित्यिक ढंग से कहानियों में उतर आई हैं। हाँ बिल्कुल, कलात्मक ढंग से अपनी अनुभूति, कई कहानियां हमने तो बचपन भी साझा बिताया है घनश्याम जी से, तो कहीं ना कहीं हमें भी यह एहसास, अरे ये अनुभव तो हम भी इस अनुभव से गुजरे हैं। अब लेखक की करामात ये है कि लेखक उस अनुभव को एक साहित्यिकता देके एक कहानी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मैं कहानी कहूँ एक और चुनौती, जी सूरज की कहानी जी बिल्कुल है ना, तो एक और चुनौती आती है उनके पिताजी के देहांत के बाद, एक्सीडेंट में उनके पिताजी भी ब्लाइंड है, और फिर सूरज को वही चुनौती आती है कि किस तरह उन्हीं सड़कों पर चले, और फाइनली वो चल पड़ता है। तो ये एक स्व अनुभूत चीज है। या भाई सेवक राम की कहानी बताऊं, हम आप बचपन में मिल चुके हैं उनसे, तो बिल्कुल उनको जीवित कर दिया है हमारी आंखों, पाठक की आंखों के। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता, यदि हम अब शिल्प की बात करें या फिर हम नैरेटिव की बात करें, तो घनश्याम जी कहीं कहीं वो कहानी के शिल्प से या कहानी के नैरेटिव से थोड़ा सा भटकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे सेवक राम जो कहानी कहते हैं, इसको मैं एक चरित्र चित्रण कहूंगा, एक जिसको स्मरण कहूंगा, जो स्मृति चित्र कहूंगा, संस्मरणात्मक चीज। तो कहीं ना कहीं वो कहानी कमजोर पड़ती हुई दिखाई नहीं देती आपको? जी, मैं ये कहूंगा कि उस संस्मरण में ज्यादा शामिल होनी चाहिए बनिस्बत कहानियों के। और आपने अलग अलग जैसे कहानियों की बात पूछी, तो मैं ये कहूंगा कि अलग अलग परिवेश के यहाँ विकलांग पात्र, जो नेत्रहीन पात्र हैं, जैसे अगली बस का जो पात्र है, वो अगली बस में जो आरक्षित सीट है वो नहीं मिल पाती उसको, बहुत संघर्ष करने के बाद भी, और बस स्टॉप पर ही सो जाता है। फिर भोर के इंतजार तक में आखिर वो जन्म से लेता है, अशिक्षित रह जाता है और भिखारी ही रह जाता है आखिरी तक। फिर आखिरी में जो एक कहानी आती है उसमें प्रोफेसर है जो विकलांग व्यक्ति है, और बीच के कहानियों में व्यक्ति विद्यार्थी हैं। फिर वो काजल है जो प्राइवेट नौकरी करती है, पर सभी लोग उसका शोषण करते हैं, एक नेत्रहीन और एक स्त्री होने के कारण। तो अलग अलग पृष्ठभूमियों से अलग अलग परिस्थितियों के पात्र हमारे सामने खड़े होते हैं विनोद जी। अब मैं तो कहीं ना कहीं मैं एक और बात कहूंगा कि हर एक लेखक का एक दृष्टिकोण होता है। हाँ, वो दृष्टिकोण उसके रचनाओं में प्रतिबिंबित होता ही है। जी। तो कभी कभी जब लेखक लिखता है तो उसमें व्यक्तिगत जीवन केंद्र बिंदु होता है। हाँ। कभी कभी सामाजिक परिवेश या सामाजिक समस्याएं या सामाजिक दर्शन ये केंद्र में होता है। हाँ। और कभी कभी लेखक उस अवस्था को भी हासिल करता है जिसको हम कहते हैं कि यूनिवर्सल अप्रोच या कॉस्मिक अप्रोच या सार्वभौमिकता उनकी कहानियों में दिखाई देती है। तो इस दृष्टि से, इस साहित्यिक पैरामीटर्स में, अगर मैं कहूँ लिटरेरी पैरामीटर्स में, तो घनश्याम जी की कहानियों को आप कहाँ लिखते हैं? मैं विनोद जी निर्विवाद रूप से समस्त कहानी संग्रह को सामाजिक
परिवेश में ही देखता हूँ। सभी कहानियों में सामाजिक चेतना प्रखर रूप से उजागर हुई है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जैसा कि आप शीर्षक से ही देख सकते हैं, अंधेरों का आदर। समाज को एक संदेश दिया गया है कि आप अंधेरों का आदर करें। ये जो विकलांगता के अनुभव हैं, इनका आप आदर करें, एक समाज का अभिन्न हिस्सा है। अब जब चरित्रों में जाते हैं घनश्याम जी, सिर्फ पीहू नाम की कहानी को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सारी कहानियां सामाजिक धरातल पर ऑपरेट करती हैं। पीहू एक व्यक्ति कोई ना कोई सामाजिक बिंदु लेकर के और उसको कहानी का ताना बाना के रूप में उसको घड़ा गया है, उसको रचा गया है और उस बिंदु को विस्तार दिया गया है अपनी कहानी के रूप में। हाँ, और मैं ये कहूंगा कि जो कॉस्मिक पक्ष जो आपने कहा, पर्सनल तो मैंने कहा पीहू को छोड़ के, बाकी बहुत व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिकता में लेखक नहीं गया है। और कॉस्मिक पक्ष भी कहीं ना कहीं अछूता या कहीं ना कहीं विरोधाभासी प्रतीत होता है। जैसे एक और चुनौती अगर कहानी ले लें तो शुरू में तो ये है कि किस तरह से ये हादसा हुआ और किस तरह के भगवान हैं, किस तरह से अन्याय हुआ, और उन्हीं भगवानों का सहारा लेके सूरज फिर आगे निकल पड़ता है, भगवत गीता का सहारा। तो ये कहीं ना कहीं हजम नहीं होती बात, क्योंकि विरोधाभास लगता है। और यहाँ फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेखक का स्वयं का जो दर्शन है वो दर्शन अनजाने में सही उस कहानी पर मढ़ दिया गया है। हाँ, और मुझे तो ये आश्चर्य होता है, मैं वैसे भी कहूँ कि कोई भी विकलांग व्यक्ति जब ये बिलीव करने लगे कि यही मेरे लिए अच्छा है और मेरे भगवान जो है उन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरी विकलांगता उत्पन्न की है, तो ये बड़ी अजीब सी बात मुझे और दुखद बात भी है। और ये इस प्रकार से फिर हमारी कर्म की थ्योरी आ जाती है, कर्म का सिद्धांत आ जाता है, बहुत सारी उसमें इट्स अ वेरी हैवी थ्योरी, जो कि मुझे लगता है कि आजकल के जमाने में हमको प्रतिरोध करना चाहिए। और आपको नहीं लगता कि लेखक को वैसे तो कोई संदेश नहीं देना चाहिए, हाँ। किंतु लेखक का एक दायित्व यह भी है कि हमारे अनुभूतियों, अनुभव और संवेदनाओं का विस्तार करे। बिल्कुल, ना कि जो रूढ़िवादी तरीके से जो संवेदनाएं चली आ रही हैं उन्हीं को पुरजोर फिर से कर दे, और वो भी ऐसी कि जो हानिकारक संवेदना है। एक तरफ तो लेखक समाज से उम्मीद करते हैं कि वे अंधेरों का आदर करेंगे, और दूसरी तरफ यही है कि कहीं ना कहीं वो भगवत गीता को लाके, कर्मवाद को लाके, कहीं जो लोगों की जो धारणा है कर्मवाद की, विकलांगता होती ही पूर्व जन्म के कर्मों से है, तो कोई क्या करे, तो इस तरह की चीज, हालांकि स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया है कहीं, लेकिन सूरज जिस तरह से भगवत गीता का आधार लेके आगे दूसरी बात, तो सूरज एक नौजवान है, इतना परिपक्व भी नहीं है कि वो उस तरीके की धार्मिकता को या आध्यात्मिकता को स्वीकार करें, और स्पेशली तब जब उसके पिताजी का इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है जहां पर उसके सारे विश्वास टूट चुके हैं। और पहली जो कहानी है अंधेरों का आदर, जिसमें शुरुआत से लेके वो सहेली और दोस्त होते हैं, जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है और उसकी एक सहेली होती है, लोग उनको भाई बहन बना देते हैं, राखी बंधवा लेते हैं, और आगे जाके वो निर्णय करती है कि नहीं, मैं इन्हीं से शादी करूंगी, और फिर वो अपने निर्णय के लिए कन्विंस करती है एक लेक्चर, मैं तो कहूंगा एक लेक्चर सा दे दिया गया है आखिरी में उस कहानी के, जो कि साहित्यिक दृष्टि से, विनोद जी, आर्टिस्टिक दृष्टि से बड़ा ही कमजोर करता है। तो ये लेक्चर को यदि लेखक यहाँ से न रखते किसी दूसरे तरीके से उस बात को इंगित कर देते, क्योंकि वहाँ दोनों बातें हैं, एक तो विकलांगता और दूसरा भाई बहन माना जाना, इन दोनों बातों से बाहर निकलने के लिए लेक्चर बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। जी बिल्कुल। फिर भी मैं लेखक के मतलब टू द क्रेडिट ऑफ राइटर मैं ये कहूंगा कि कमाल ये बात है कि सारा का सारा संग्रह जो है वो विकलांगता को केंद्र में रख करके लिखा गया है। और एक अच्छी दयालु नाम की कहानी, ये समझते कि विकलांगता का पॉजिटिवली चित्रण होगा हमेशा, बिल्कुल नहीं। विकलांग अलग अलग तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। दयालु गुरुजी जो है वो किस तरह लड़कियों का शोषण करते हैं, लैंगिक शोषण करते हैं, वो खुद नेत्रहीन होकर भी, तो ये भी एक अलग सी कहानी यहाँ पर आई है, जो कि बिल्कुल सराहनीय है, आनी चाहिए। यानी विकलांग व्यक्ति भी हर प्रकार का होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, तो इस प्रकार से ये सामाजिक प्रबोधन। और जो प्रेम कहानियां हैं विनोद जी, जी अलग अलग स्तर पर, एक कहानी है कॉलेज की, जी, क्या वो शादी करेगी लड़की जो हाथ पकड़ के रोज बस स्टॉप तक पहुंचाती है, जी, तो ओपन एंडेड छोड़ दिया है लेखक ने, करेगी, वो कहती अभी मैं नहीं बता सकती, पर जब भी पुकारोगे चली आऊंगी। तो क्या उनका विवाह हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल बढ़िया कहानी है, वो बिल्कुल सफल कहानी है। उसके बाद जब रोशनी का तूफान जो कहानी है, कि जहां वही सनेत्र लड़की है और नेत्रहीन लड़का है, वो शादी का निर्णय लेने से पहले जस्ट वो
कितनी अहम है रोशनी, जो पीहू बाद में रियलाइज करती है, ये पहले रियलाइज करती है और फिर पॉजिटिव निर्णय लेती है कि हाँ ठीक है मैं करूंगी शादी। यानी पीयू नेगेटिव निर्णय लेती है, लड़की पॉजिटिव लेती है। यानी समाज में हर प्रकार के लोग मौजूद हैं। और जो उसके नाम कहानी, जहां वो लड़का जो है अभिव्यक्त नहीं कर पाता अपनी भावनाएं, शायद नेत्रहीनता की वजह से, शायद नहीं, पता नहीं, बाद में वो खत लिखता है कई सालों बाद उसके नाम। ये कहानी बड़ी नाजुक सी कहानी है वो भी। तो बहुत सुंदर कहानी है। और आप एक बात की तो हम तारीफ करेंगे कि उनकी जो भाषा है और भाषा पर जो पकड़ है, प्रभुत्व है, ये बहुत कमाल का है। और आज के दौर में जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, जब बिल्कुल व्हाट्सएप पर लोग कहानियां लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, उस जमाने में इस प्रकार की एक मंझी हुई भाषा, एक सुघड़ भाषा और एक मुहावरेदार हिंदी का प्रयोग एक अहिंदी लेखक की तरफ से जब आता है तो निश्चित रूप से राजेश जी बड़ी प्रसन्नता होती है और ऐसा लगता है कि अब हमारी हिंदी भाषा और साहित्य अब भी जीवित है। अब भी हमारे पास ऐसे लेखक हैं जो भाषा के मर्म को जानते हैं, जो भाषा की आत्मा तक पहुंच सकते हैं। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं विनोद जी कि ये जो कहानी संग्रह है घनश्याम जी को एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराएगा, एक प्रतिष्ठित कहानीकार के रूप में बिल्कुल प्रस्थापित करेगा। आप लोग और जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो घनश्याम जी के लेखन में हमको बहुत सारी संभावनाएं दिखाई देती हैं। आने वाले संग्रह इससे भी बहुत आगे होंगे। जब हम आगे की बात करते हैं, हम क्वालिटेटिवली बात कर रहे हैं, लिटररी थ्रू द पॉइंट ऑफ लिटरेचर बात कर रहे हैं कि लिटररी डेफिनेटली वो संग्रह इससे कहीं आगे होंगे, क्योंकि उन सारी चीजों की कहीं ना कहीं आहट हमें इसमें सुनाई देती है, पढ़ने में दिखाई देती है। और घनश्याम जी को हम सभी की ओर से उनके इस द्वितीय संग्रह के प्रकाशन पर बहुत बहुत बधाइयां। और पाठकों से मैं निवेदन करूंगा कि किंडल अमेज़न पर ये किताब उपलब्ध है, अंधेरों का आदर, घनश्याम आसुदानी जी की, जरूर पढ़ें आप। मैंने तो विनोद जी पहली किताब है ये जो मैंने एक सिटिंग में पढ़ डाली थी। और पाठकों को उस विकलांगों के विश्व से परिचय कराती है किताब, ये बहुत बड़ी बात है। और एक जो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर है उसके दृष्टि से हमारे स्कॉलर्स को, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, पीजी के स्कॉलर्स के लिए ये किताब अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। बिल्कुल विनोद जी, जैसे एक ही कहानी अगली बस को अगर कोई स्कॉलर ले, लीगल लॉ का स्कॉलर ले ले तो कितना बड़ा इशू उपस्थित करती है, कितना बड़ा मुद्दा उपस्थित करती है कि सारी चीजें कागज पर हैं, जमीन पर तो कुछ हो ही नहीं सकता है ही नहीं। तो कितनी बड़ी बात है। तो बहुत ही सुंदर कहानी संग्रह, अपने आप में इसकी अलग पहचान है। और जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, जो साहित्य के शोधार्थी हैं, निश्चित रूप से इस किताब पर काम करेंगे, इस पर रिसर्च होगा और ये किताब बहुत आगे तक जाएगी। तो राजेश जी, आपने इस तरीके से बहुत ही सूक्ष्मता के साथ और बहुत ही गहराई के साथ आपने जो इस किताब का समालोचना प्रस्तुत की है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पाठकों को, हमारे सुनने वालों को बहुत पसंद आई होगी। आप अपने विचार जरूर इस मंच पर बताएं और हमें अनुमति दें। बहुत जल्द किसी और किताब के साथ, किसी और साहित्यिक कृति के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे।